अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था और चैप्टर नंबर 4 का हम एक लेक्चर ले चुके हैं जिसमें हमने इंट्रोडक्शन और बेसिक्स के हवाले से पढ़ा था। चैप्टर नंबर 4 पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, इसकी इंट्रोडक्शन और बेसिक्स हमने पढ़ लिए थे। और एक मेन टॉपिक इस चैप्टर का डॉब्राइनर्स लॉ ऑफ ट्राइएड, ये भी हमने पढ़ लिया था और बहुत थॉरली हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। तो इस चैप्टर का जो हमारा माइंडसेट है या जो हमारा प्लान है इस चैप्टर के अंदर, वो ये है कि हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना चाह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। यानी हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं और हम चाह रहे हैं कि उन 118 एलिमेंट्स की हम कुछ ऐसे ग्रुप्स बना दें, कुछ ऐसे ग्रुपिंग कर दें कि हमें और ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़, ताकि अगर हम किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, किसी पर्टिकुलर इस्तेमाल के लिए अगर किसी एलिमेंट को लेना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, तो हमें पता हो कि हम उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में उस एलिमेंट को यूज़ कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर वो प्रॉपर्टीज़ से मैच कर रहे होंगे कुछ एलिमेंट्स के लिए इससे, तो ये हमें आसानी हो जाएगी। तो इस चैप्टर में हम मज़ीद आगे चलते हैं और हमारा अगला जो टॉपिक है, डॉब्राइनर्स रूल ऑफ ट्राइएड फेल हो गया। उसके बाद अगला रूल आया है। अब हम इस रूल को देखते हैं, दैट इज़ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अच्छा, यहाँ पर ये जो लफ्ज़ ऑक्टेव्स है बेटा, ऑक्टेव्स का मतलब क्या है? ये जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है, तो ऑक्टेव्स का मतलब है, जैसे डॉब्राइनर के रूल में ट्राइएड था, ट्राइएड का मतलब था ग्रुप ऑफ 3। ऑक्टेव्स का मतलब है 8। ऑक्टेव का मतलब क्या होता है? ऑक्टेव का मतलब होता है बेटा 8। अब 8 क्या है? क्या ग्रुप ऑफ 8 है? तो नहीं, ग्रुप ऑफ 8 नहीं है। यहाँ पे कंडीशन इन्होंने दूसरी रखी है, एक्सप्लेनेशन इन्होंने दूसरी तरीके से दी है बात की। मैं अभी बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि ये 8 का क्या इन्होंने सिलसिला रखा है। ठीक है, तो हम मूव करते हैं। सबसे पहले न्यूलैंड साहब की लॉ की स्टेटमेंट हम देख लेते हैं कि न्यूलैंड साहब के लॉ की स्टेटमेंट क्या है। तो न्यूलैंड साहब ने फरमाया कि भाई, इफ़ एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, अगर एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में प्लेस कर दिए जाएं, देन एवरी 8 एलिमेंट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट। हर 8वां एलिमेंट अगर पहले एलिमेंट से गिना जाए तो वो रिपीट करेगा सेम कैरेक्टरिस्टिक। रिपीट सेम कैरेक्टरिस्टिक, याद रखना। रिपीट सेम कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये नहीं है कि 100% कैरेक्टरिस्टिक सेम होंगी। काफ़ी हद तक प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मैच करेंगी, लेकिन 100% प्रॉपर्टीज़ सेम नहीं होंगी और वो 100% सेम हो भी नहीं सकती। क्योंकि अगर 100% दो चीज़ों की प्रॉपर्टी सेम है, जैसा मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में एग्जांपल भी दी थी चीनी और नमक की, तो वो दोनों चीज़ों में आप फ़र्क नहीं कर सकते। उन दोनों चीज़ों में फ़र्क होने के लिए लाजमी है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक में थोड़ा बहुत तो सही, लेकिन फ़र्क हो। अगर बिना फ़र्क के आप बात करेंगे तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है भाई, तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये हमारे पास अगला लॉ है जिसकी स्टेटमेंट आपने देख ली। यानी हर जितने भी एलिमेंट्स हैं, अच्छा, न्यूलैंड का जो लॉ है वो इसने दिया था 1863 में। ये लॉ आया था 1863 में। और 1863 की अगर हिस्ट्री को उठाकर थोड़ा सा हम देखें तो तकरीबन 40 एलिमेंट्स जो थे, 35 to 40 एलिमेंट्स उस वक्त तक डिस्कवर थे, मालूम थे। लेकिन न्यूलैंड सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई नहीं कर सका। सही है, न्यूलैंड सारे एलिमेंट्स को प्रॉपर्टी के हिसाब से क्लासिफाई नहीं कर सका। 35-40 एलिमेंट्स में से भी उसने शुरू के 20 एलिमेंट्स को ही क्लासिफाई किया था। और उसके लिए उसने जो मैथमेटिकल ऑर्डर बनाया था वो आपके सामने है। अब वो उसके लिए हम आपके सामने एक टेबल रख देते हैं, तो आपको उस टेबल से यकीनी तौर पर बात समझ में आ जाएगी। अब आप यहाँ देख सकते हैं बेटा कि ये आपके सामने एक टेबल आ गया है। और न्यूलैंड साहब ने क्या फरमाया? न्यूलैंड ने कहा कि अगर एलिमेंट्स को इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस प्लेस करो, तो हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करेगा। मतलब देखो, यहाँ पर एलिमेंट्स हैं कुछ मेरे पास, और इन एलिमेंट्स को मैंने इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस प्लेस किया है। देखो, लिथियम 7 है, फिर बेरिलियम 9 है, फिर बोरॉन 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, पोटेशियम 39 एंड कैल्शियम 40। तमाम एलिमेंट्स को मैंने इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस प्लेस किया। इनके बीच में कोई गैप नहीं है। सीक्वेंशियली यही हमारे पास मैनर है और अभी भी यही है। ठीक है ना? तो हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा। अब 8वां एलिमेंट और पहला एलिमेंट अब उस हिसाब से गिन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास लिथियम है नंबर 1 पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 और सोडियम है 8। इसका मतलब लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज आपस में
मिलती जुलती होंगी, मैच करेंगी। इसी तरीके से सर अगर कोई रैंडम काउंटिंग ले लें, रैंडम काउंटिंग ले लेते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है मेरे पास 1, ठीक है ना, 1 नंबर पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 2, फ्लोरीन 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो 1 और 8 नंबर पर जो जो एलिमेंट्स आ रहे होंगे उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, ठीक है, पहला और आठवां। इसी तरीके से अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से ले लूँ, फॉर एग्जांपल मैंने मैग्नीशियम को 1 लिया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैग्नीशियम, अब जैसे बेरिलियम और मैग्नीशियम में प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी है, वैसे ही मैग्नीशियम और कैल्शियम में प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी है। तो ओवरऑल ये तीनों ही एलिमेंट्स की आपस में प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी होगी। ये बात की न्यूलैंड ने। मेरे ख्याल से डॉब्राइनर के रूल के मुकाबले में ये थोड़ा आसान भी है, और अगर आपको डॉब्राइनर का रूल आपको समझ में आ गया तो मेरे ख्याल से न्यूलैंड आपको शायद इतना मुश्किल ना लगे। और अच्छा, इसको हम अक्सर स्टूडेंट्स को एक बात करते हैं समझाने के लिए, तो आपके सामने भी रख देते हैं। अगर थोड़ा बहुत गाने वाने की तमीज़ हो, थोड़ा बहुत सिंगिंग का शौक हो, तो आप लोग मेरी इस बात को समझेंगे। आप लोगों ने सिंगिंग में देखा होगा कि 7 सुर होते हैं, है ना? 7 सुर होते हैं, कौन कौन से? सा, रे, गा, मा, पा, दा, दा, नी, सा। ये 7 सुर होते हैं, है ना? अच्छा, इसमें से एक चीज़ गौर करो कि जो पहला है वही लास्ट है। अच्छा, अगर थोड़ा बहुत गाना मतलब सिंगिंग का शौक हो किसी को, तो उसको इस चीज़ की नॉलेज होगी बहुत अच्छे से, और आप मेरी बात को समझ भी लेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि आप सा से शुरू करो तो सा पे ख़त्म करो। सुरों का एक उसूल है। उसूल क्या है कि जिस लफ्ज़ से, इन 7 लफ्ज़ों में से जिस लफ्ज़ से भी आप गाने में सुर का इस्तेमाल करोगे, उसी लफ्ज़ पे ख़त्म करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने गा से शुरू किया, गा, मा, पा, दा, नी, सा, रे, खत्म क्या करना है? गा पर ही। गा, मा, पा, दा, नी, सा, रे, गा, मा। मतलब जो 1 है वही 8 है। सुर वैसे लफ्ज 7 है, लेकिन बनते कितने? 8 हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 वर्ड्स हैं, बट ये वाला 1 और ये वाला जो लफ्ज है, ये दोनों तो रिपीट हो रहे हैं, तो इसको एक ही बार गिनोगे ना। वैसे तो लफ्ज 7 है, लेकिन जो पहला होता है वही लास्ट होता है, ये रूल है। तो ऐसे ही एलिमेंट्स में भी है कि 1 और 8 की प्रॉपर्टीज मैच करेंगी। इसे हम ऑक्टेव्स ऑफ म्यूजिक भी कहते हैं। ऑक्टेव्स ऑफ म्यूजिक, इस लॉ को हम ऑक्टेव्स ऑफ म्यूजिक भी कहते हैं। जैसे 7 सुर होते हैं वैसे ही, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। होप सो आप लोगों को न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्लियर हुआ होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं। अच्छा, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के बाद एक और रूल आया है हमारे पास, दैट इज लदरमेयर्स क्लासिफिकेशन। लदरमेयर्स क्लासिफिकेशन भी हम अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन पहला सवाल तो ये है कि लदरमेयर्स क्लासिफिकेशन क्यों? अगर न्यूलैंड की क्लासिफिकेशन है तो वाई वी आर गोइंग ऑन लदरमेयर? डब्राइनर मैंने पढ़ाया था, तो मैंने डब्राइनर में आपको साथ में ये बताया था कि डब्राइनर फेल हुआ तो न्यूलैंड की बारी आई ना, मतलब न्यूलैंड ने काम किया। डब्राइनर फेल नहीं होता तो हम न्यूलैंड न्यूलैंड के काम को क्यों देखते हैं, या न्यूलैंड काम ही क्यों करता? इसका मतलब ये है कि न्यूलैंड भी फेल हुआ होगा तभी लेदरमेयर की क्लासिफिकेशन आई है। तो न्यूलैंड के तो 2 फेलियर्स हैं, समझ लो। पहला फेलियर तो सबसे बड़ा ये है कि उस वक़्त तक जब इसने ये अपना लॉ दिया है 1863 में, तब तक एलिमेंट्स की तादाद 35 से 40 डिस्कवर्ड थी, नोन थी। तो उसूली तौर पर इसके पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स का ज़िक्र होना चाहिए था, लेकिन इसने सारे एलिमेंट्स का ज़िक्र नहीं किया, बल्कि शुरू के सिर्फ 18 एलिमेंट्स को इसने अपने शामिल हाल रखा। पहली गलती तो इसकी ये थी। दूसरी गलती क्या थी इसकी? दूसरी गलती ये थी कि कुछ टाइम के बाद, जब इसने अपनी क्लासिफिकेशन दी, उसके बाद एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ जिसका मास था स्कैंडियम, उसका नाम था, और उसका मास था 45। तो उसूली तौर पे उसको कैल्शियम के बाद आना था। कैल्शियम के बाद अगली प्लेस बोरॉन और एल्यूमिनियम के नीचे ही आती है। तो जब देखा गया तो स्कैंडियम की प्रॉपर्टीज ना एल्यूमिनियम से मैच कर रही थी और ना ही बोरॉन से मैच कर रही थी। तो अगर ये प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही तो इसका मतलब स्कैंडियम इस जगह पर आ ही नहीं सकता। तो इससे ये बात साबित हुई कि भाई न्यूलैंड का भी जो लॉ है वो गलत हो गया। होप सो आप लोगों को बात समझ में आई हो। उसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे चलेंगे।
नाउ अब हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो लदरमेयर्स क्लासिफिकेशन है। अच्छा, लदरमेयर्स क्लासिफिकेशन मैं यहाँ पर समझाने के बजाय मैं यहाँ समझाता हूँ, ज़रा बेहतर अंदाज में समझा सकूँगा, क्योंकि वहाँ का जो ग्राफ है वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए, और इस वक्त आप लोगों के लिए वो समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए मैं पहले थोड़ा सा आसान कर देता हूँ उसको, फिर हम भले ही उसको भी देख लेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन पहले ज़रा सा आसान लफ्ज़ों में बात को समझिए, क्योंकि बात एक बार समझ में आ जाती है तो फिर उसको मैन्युपुलेट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। लोदरमियर्स क्लासिफिकेशन, लदरमेयर्स क्लासिफिकेशन, ये है आपके पास लदरमेयर्स क्लासिफिकेशन। लदरमेयर ने किया क्या, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ही प्लॉटेड ग्राफ बिटवीन atomic mass and atomic वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्स। इसने काम क्या किया कि भाई इसने ग्राफ प्लॉट किया एलिमेंट्स के एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में, ठीक है। कितने एलिमेंट्स, 56 एलिमेंट्स के बीच में इसने काम किया था, और ये एक बड़ी अचीवमेंट है, इससे पहले इतने ज़्यादा तादाद में एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया ही नहीं गया, ठीक है जी। तो अब ये देख लेते हैं कि ये जो इसने ग्राफ फॉर्म किया है, तो ये ग्राफ इसने किस तरीके से फॉर्म किया, तो हम भी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये ग्राफ है आपके सामने बेटा। अच्छा, ग्राफ में हमेशा याद रखिएगा, ग्राफ में बेटा दो एक्सेस होते हैं, ठीक है। ग्राफ में दो एक्सेस होते हैं, एक कहलाता है हमारे पास वाई एक्सेस जो वर्टिकली होता है, और एक कहलाता है हमारे पास एक्स एक्सेस जो हॉरिजॉन्टली होता है, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट होता है ये जीरो पॉइंट कहलाता है, इस पर वाई एक्सेस की वैल्यू भी जीरो होती है, एक्स एक्सेस की वैल्यू भी जीरो होती है। अच्छा, इसने क्या किया, इसने एटॉमिक वॉल्यूम लिया है वाई एक्सेस पर, ठीक है। एटम्स का जो वॉल्यूम है वो लिया है वाई एक्सिस पर, और एटम्स का जो मास है, एटॉमिक मास, वो इसने लिया है एक्स एक्सिस पर। एटॉमिक वॉल्यूम क्या होता है, एटॉमिक वॉल्यूम बेटा किसी भी एलिमेंट का जो एक एटम होता है वो कितनी जगह घेर रहा है उसे एटॉमिक वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। और एटॉमिक मास उसका मास है, ये हम पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये जो इसने डाटा लिया है, इसने कोई डिस्कवरी नहीं की, इसने देखो जब भी कोई साइंटिस्ट कोई एलिमेंट डिस्कवर करता है ना, तो ऐसा नहीं है कि उसको डिस्कवर करके ऐसे ही छोड़ दिया, बल्कि डिस्कवर करने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज पे वो मजीद काम करता है, उसके मास, उसका वॉल्यूम, उसका डेंसिटी, उसके पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो फाइंड करता है, ठीक है ना। तो इसने कुछ नहीं किया, इसने बस 56 एलिमेंट्स जो उस वक्त तक डिस्कवर हो चुके थे उनके दो डाटा लिए, मतलब उनकी दो वैल्यूज निकाली, 56 एलिमेंट्स की दो वैल्यूज उसने पिक करी। कौन कौन सी वो दो वैल्यूज है, एक आपने देखा एटॉमिक मास, ठीक है, दूसरी इसने कौन सी वैल्यू देखी, एटॉमिक वॉल्यूम। अब जो एलिमेंट्स थे, फॉर एग्जांपल पहला एलिमेंट है लिथियम। अब लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7, और मिसाल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसका जो एटॉमिक वॉल्यूम होता है वो होता है फॉर एग्जांपल लाइक 50। फिर लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, उसका मास होता है 9, और उसका एटॉमिक वॉल्यूम एज कम्पेयर टू लिथियम कम होता है, फॉर एग्जांपल 13। फिर लिथियम के बाद, बेरिलियम के बाद आता है बोरॉन, जिसका मास होता है 11, उसका वॉल्यूम हम ले लेते हैं 10। कार्बन, उसका मास होता है 12, उसका वॉल्यूम हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 7, एंड सो ऑन, ठीक है। हम चार से आपको ये बात समझा देते हैं। अब ग्राफ पर ना, अब ग्राफ बनाना है बेसिकली हमने ना, तो यहाँ पे हमने 5 ले लिया, एटॉमिक मास की वैल्यूज ये 10 और ये 15, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड सो, ठीक है। इसी तरीके से एटॉमिक वॉल्यूम की भी ले लेते हैं वैल्यूज, 5, 10, 15 और 20, 25, इस तरीके से। अब ग्राफ के लिए करना क्या है, ग्राफ बनाने के लिए आपने देखिए, लिथियम का एटॉमिक मास आ रहा है 7, 7 कहाँ होगा, 7 मेरे ख्याल से यहाँ कहीं होगा, है ना, इस जगह पर 7 कहीं होगा ग्राफ में, वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर। तो
तो आपने पॉइंट मार्क कर लिया 7, ये रहा। और और इसका वॉल्यूम 15 आ रहा होगा, 15 यहाँ होगा इस जगह पर एग्जैक्टली। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ले और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ कर ले और यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर ले, एक पॉइंट बना ले, ठीक है। एक पॉइंट बना लेंगे तो अब आपके पास ये रह जाएगा, ठीक है। पॉइंट बनाने के बाद ये जो लाइंस हैं, एक्स्ट्रा लाइंस, इनको मिटा दें। फिर क्या करते हैं, फिर दूसरा एलिमेंट लीजिए बेरिलियम। अब बेरिलियम का मास है, एटॉमिक मास 9 है, वो यहाँ कहीं होगा इस जगह पर। और इसका वॉल्यूम जो है वो 13 है, 13 जो है वो यहाँ कहीं होगा। तो अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए। दोनों को पॉइंट, जहाँ पर दोनों लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया वहाँ पर पॉइंट लगा लीजिए। बाकी जो एक्सेस लाइंस हैं उनको आप हटा दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप बोरॉन लीजिए। बोरॉन का 11 है मास बता रहे, तो वो इधर कहीं होगा। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए, सही। और वॉल्यूम इसका 10 है, तो 10 यहाँ कहीं होगा ना इस जगह पर इधर। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर, मतलब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए। जहाँ पर दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें वहाँ पे पॉइंट मार्क कीजिए। अब इरेजर लेकर बाकी लाइंस को, जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं, उनको हटा दीजिए। पॉइंट आ गया एक और, ठीक है। अब इसके बाद है कार्बन। कार्बन का मास है 12, 12 मेरे ख्याल से यहाँ कहीं होगा। तो 12 यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। और कार्बन का मास है 7, उससे यहाँ कहीं लाइन आएगी स्ट्रेट, एक यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। दोनों पॉइंट्स को आप यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए। अब जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उन एक्स्ट्रा लाइंस को मिटा दीजिए, ठीक है, मिट गई। अब ये इस तरीके से इसने ग्राफ पर बहुत सारे पॉइंट्स, जितने भी एलिमेंट्स थे 56 एलिमेंट्स, उसने सबको मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद उसने क्या किया, मार्क करने के बाद उसने फ्री हैंड इन पॉइंट्स को एक दूसरे से जोड़ना शुरू किया। फ्री हैंड इन पॉइंट्स को एक दूसरे से इस तरीके से जोड़ता चला गया। तो इस तरीके से उसके पास एक ग्राफ बना, यू इस तरीके का एक ग्राफ बन गया, ठीक है। अब ग्राफ पर क्या था, देखो ग्राफ पर आपको पीक्स नजर आ रही है, बेसिकली ये पहाड़ की सूरत है ना, ठीक है। इनको पहाड़ियां समझ लो, छोटी छोटी। तो इस पहाड़ की ये टॉप पीक है, 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 इस पहाड़ की ये टॉप पीक है। तो हर एलिमेंट की जो ये आपको टॉप पीक एक नज़र आ रही है। तो अच्छा, अब यहाँ पर जो एलिमेंट, इसी तरीके से सेकंड पर एक पॉइंट था, इधर सेकंड नंबर था, इधर भी एक सेकंड नंबर था, इधर भी एक सेकंड नंबर था, इधर भी एक सेकंड नंबर था। फिर इधर भी एक थर्ड नंबर था, 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 इधर एक फोर्थ 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 नंबर था, ठीक है। इस तरीके से इधर फिफ्थ होगा, इधर भी फिफ्थ होगा कोई, इधर भी होगा। इस तरीके से इसने हर पीक पर इन पॉइंट्स को मार्क किया। अब पता है क्या हुआ, इसने एक चीज़ गौर की। इसने क्या गौर किया, इसने गौर ये किया बेटा कि जैसे इस पीक के टॉप पर है लिथियम, इस पीक के टॉप पर है सोडियम, इस पीक के, बल्कि मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपको ऊपर जाके प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पीक्स के टॉप की पोजीशन की बात हो रही थी ना। तो इस पीक के टॉप पर था लिथियम, इस पीक के टॉप पर था सोडियम, इस पीक के टॉप पर था पोटेशियम, इधर रुबीडियम, इधर सीजियम और इधर था फ्रेंचियम, Fr। फिर सेकंड नंबर पे इधर था बेरिलियम, इधर था मैग्नीशियम, इधर था कैल्शियम, इधर था स्ट्रोंशियम, इधर था बेरियम और इधर था रेडियम। इसकी थर्ड पोजीशन पे बोरॉन, इधर एल्यूमिनियम, इधर गैलियम, इधर इंडियम, इधर थैलियम। छठा एलिमेंट इधर नहीं था, PH। फिर बोरॉन के बाद कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। इधर भी 6 एलिमेंट नहीं होते। फिर कार्बन के बाद आ जाता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। ये एलिमेंट्स आ गए। अब इसने देखा कि हर पीक पर जिन एलिमेंट्स की पोजीशन सेम है ना, जैसे इस पीक पर टॉप पर कौन है, लिथियम, इस पीक पे टॉप पर है सोडियम, इस पीक पे टॉप पर है पोटेशियम, इस पीक पे टॉप पर है रुबीडियम, इधर सीजियम, इधर फ्रेंशियम। तो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम,
सीजियम और फ्रेंचियम, इन सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती है। सही है, ये फर्स्ट पोजीशन वाले हो गए। अब सेकंड पोजीशन वाले देखो कौन कौन है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इन सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती हुई होगी। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट पर देखो तो इधर है बोरॉन, इधर एल्यूमिनियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो ये 5 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती हुई होगी। फिर चौथे नंबर पे कौन आ रहा था, चौथे प्लेस पर इस पे कार्बन आया, इस पे सिलिकॉन आया, इस पे जर्मेनियम आया, इस पे टिन आया, इस पे लेड आया। तो इसने इस तरीके से एक क्लासिफिकेशन करी, यानी कि इसने बेसिकली ग्राफ बनाया और ग्राफ बनाकर इसने इस तरीके से क्लासिफिकेशन करी। इसने कहा कि भाई हर पीक पर, हर ग्राफ पर जो टॉप मोस्ट पोजीशन आ रही थी, आ रही है, वो बेसिकली इसकी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो इनकी मैच करेगी। फर्स्ट पोजीशन वाले आपस में मैच करेंगे, सेकंड पोजीशन वाले आपस में मैच करेंगे, और ये क्लासिफिकेशन इसकी काफ़ी हद तक सही थी, यानी कि एटलीस्ट उन 56 एलिमेंट्स के लिए तो बिल्कुल सही थी जिसका इसने तस्करा किया था। फिर कुछ टाइम के बाद इसमें भी कुछ फेलियर्स थे, इसमें भी कुछ खराबी थी। कुछ टाइम के बाद मजीद कुछ और एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, और जब उन और एलिमेंट्स का ग्राफिकल बिहेवियर देखा गया तो उनका ग्राफिकल बिहेवियर बड़ा अजीब सा था, यानी कि ऐसे ऊपर गए, फिर यहाँ से यूं आ गए, फिर यूं नीचे चले गए, फिर यूं ऊपर आ गए, यानी कि एक जैसे ऑपरेशन थिएटर में लाइंस आती है ना, बिल्कुल ऊपर नीचे, बिल्कुल वैसा बिहेवियर आने लग गया। अभी तो यहाँ रेगुलर है ना, एक ऊपर से नीचे आए, फिर ये ऊपर से नीचे, इस तरीके से एक रेगुलर बिहेवियर है। यहाँ रेगुलर नहीं रहा मामला, तो जब मामला रेगुलर नहीं रहा तो ये क्लासिफिकेशन भी फेल हो गई। डॉब्राइनर ने अपना ये जो रूल दिया था ये 1869 में दिया था, और 1869 में ही सेम एक और रूल आया था जो कि था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। और मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल एज कंपेयर टू डॉब्राइनर, एज कंपेयर टू न्यूलैंड, एज कंपेयर टू लदरमियर्स क्लासिफिकेशन सबसे बेहतर था और सबसे अच्छा था, सबसे मतलब ज़्यादा कंसिडरेबल, यानी कि फादर ऑफ पीरियोडिसिटी हम आज भी मेंडलीव को कहते हैं। और उसको ऐसे ही हम क्रेडिट नहीं देते, बल्कि हम उसे क्रेडिट इस वजह से देते हैं क्योंकि उसका काम वाकई बहुत अच्छा था। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मेंडलीव के ही पीरियोडिक टेबल के हवाले से होगा। इसकी खामी और ख़राबी भी बता दी है लदरमेयर्स की। तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल होगा, तो जब आप वो पढ़ेंगे तो आपको खुद भी एहसास होगा कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल लदरमेयर से बेहतर किस तरीके से है। जबकि एक और बात मैं आपको ऐसी बताता चलूँ कि लदरमेयर और मेंडलीव में दोनों ने अपनी जो मतलब लदरमेयर ने 1869 में अपनी क्लासिफिकेशन दी है, और सेम ईयर 1869 में ही मेंडलीव ने अपनी क्लासिफिकेशन दी है, जो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। लेकिन फिर भी लदरमेयर से ज़्यादा पॉपुलर मेंडलीव हुआ, लदरमेयर से ज़्यादा एक्सेप्ट मेंडलीव के काम को किया गया, क्योंकि मेंडलीव का काम एज़ कम्पेयर टू लदरमेयर बेहतर था, जो इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो आप उसमें देख भी लेंगे। तो होप सो आप लोगों को सारी बात समझ में आई होगी। कोई भी क्वेश्चन होगा कोई भी, तो आप वो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोगों के पास मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स मौजूद हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी बात इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।